इसी बीच आसपास खड़े लोग, जो कर्ण की तलवारबाजी देख हैरान थे, धीरे धीरे करके अब अपने आश्चर्य से उबरने लगे और एक के बाद एक उसकी प्रशंसा करने लगे। उनके लिए कर्ण द्वारा किया गए तलवार के प्रहार अद्भुत थे। क्या फर्क पड़ता है अगर दोनों की ताकत में अंतर था? फिर भी उसने अपनी कमजोर शक्ति के बावजूद विरोधी को मार डाला। सभी की निगाहों के बीच कर्ण एक बार फिर से आकर्ष और बाकी सब के पास आकर खड़ा हो गया तथा मुस्कुराते हुए आकर्ष से कहा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। तुम्हारे एक दुश्मन को मैंने हमेशा हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सुला दिया है। अब बताओ मुझे इनाम में क्या मिलेगा? जब मुकाबले का पहला चरण रखा गया था, उस समय दूसरे आयाम में समर्थ ने आकर्ष को जान से मारने की कोशिश की थी। कर्ण ने अब समर्थ को खत्म करके इसी बात का बदला लिया था। अगर कोई और होता तो इस तरह से नंदमूरी के शिष्य को खत्म नहीं करता, पर कर्ण के पास भी शक्तिशाली समुदाय का समर्थन था, तो उसके लिए यह काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आकर्ष उसका दोस्त था, जिसे वह कई सालों से जानता था। आज तक जब भी कर्ण को आवश्यकता पड़ी थी, आकर्ष ने निस्वार्थ भाव से एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी मदद की थी। तो अब जब कर्ण को आकर्ष की मदद करने का अवसर मिल रहा था, तो वह इसे कैसे छोड़ता? उसके लिए जो आकर्ष का दोस्त था, वह उसका भी दोस्त था, और जो आकर्ष का दुश्मन था, वह उसका भी दुश्मन था। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी क्षमता में हुआ तो मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। बस इस बात को याद रखना, फिलहाल के लिए मुझे मदद की जरूरत नहीं है। कर्ण ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह सुनकर आकर्ष की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। जितना वह कर्ण को जानता था, उसके साथ पूरी संभावना थी कि कर्ण ने बस इनाम का बहाना बनाया था। वास्तव में उसने बस समर्थ को इसलिए खत्म किया था क्योंकि उसने पहले आकर्ष को खत्म करने की कोशिश की थी। वरना कर्ण की तो समर्थ के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं थी। दोनों शक्तिशाली समुदायों से संबंध रखते थे, तो बेवजह की लड़ाई दोनों के समुदायों को प्रभावित कर सकती थी। पर इसके बावजूद भी अगर कर्ण ने ऐसा कदम उठाया था, वैसे तो कर्ण ने उसकी मदद की थी, पर इसके लिए आकर्ष ने कोई आभार प्रकट नहीं किया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वहां पर ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। जो आपके अपने होते हैं, वह बिना कहे ही आपके इरादे समझ जाते हैं। उनके सामने हर एक चीज का स्पष्टीकरण देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। समर्थ के खत्म होने के बाद अब क्योंकि एक स्थान खाली हो चुका था, तो फिर से इस स्थान को भरने के लिए एक अतिरिक्त योद्धा की जरूरत थी, और सौभाग्य से यह मौका उस योद्धा को दिया गया जिसके पास संख्या क्रमांक 11 वाला टोकन था। यह टोकन शौर्य के पास था, जिसको अब संख्या क्रमांक 10 वाला टोकन दे दिया गया था। पहले यह टोकन कर्ण के पास था, पर समर्थ को खत्म करने के बाद कर्ण के पास संख्या 10 क्रमांक 6 वाला टोकन आ चुका था। लगता है मुझे भी तुम्हारा धन्यवाद करना होगा, अनजाने में ही सही, पर तुमने मेरी भी बहुत बड़ी मदद कर दी है, शौर्य ने कर्ण से कहा। इधर अब मुकाबला एक बार फिर से शुरू हो चुका था। इस बार टोकन संख्या 7 वाले योद्धा की बारी थी, जो कि अन्वी के पास था। अन्वी अखाड़े में आई और अपने लिए प्रतिद्वंदी देखने लगी। थोड़ा सोचने के बाद उसने मेघा को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना, जिसके पास टोकन संख्या 9 थी। मेघा को थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर उसने एक गहरी सांस ली और मुकाबला करने के लिए अखाड़े में आ गई। वह अन्वी की ताकत देख चुकी थी, इसलिए थोड़ा असहज भी महसूस कर रही थी। भले ही ऊर्जा स्तर के मामले में अन्वी पीछे थी, पर शक्ति के मामले में वह मेघा से काफी आगे थी। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, मेघा प्रहार करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ी। अपनी तलवार के साथ उसने अन्वी के गले को निशाना बनाने की कोशिश की। उसकी तलवार से इस समय चमकीली रोशनी निकल रही थी, जिसका रंग नीला था। स्पष्ट था कि वह इस समय पानी की शक्ति का इस्तेमाल कर रही है। उसके सिर के ऊपर 98 पौराणिक जीवों की परछाइयां प्रकट हो चुकी थीं। अपने प्रतिद्वंदी को आगे बढ़ते देख अन्वी भी अपनी जगह से आगे बढ़ी, ताकि उसका सीधा सामना कर सके। उसके हाथ में चाबुक था, जो इस समय लाल रंग की ऊर्जा से घिरा हुआ था। बात करें ताकत की, तो उसके सिर के ऊपर 100 पौराणिक जीवों की परछाइयां उभरी हुई थीं।
एक कर्कश गर्जना के साथ दोनों के जादुई हथियार और शक्तियां एक दूसरे से टकराई, जिसके प्रभाव में दोनों ही कुछ कदम तक पीछे चली गई। फिर दोनों एक ही समय पर दोबारा से आगे बढ़ी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगी। दोनों के बीच काफी देर तक मुकाबला चलता रहा। अब तो दर्शक भी इससे थोड़े ऊबने लगे थे, क्योंकि दोनों की ही ताकत लगभग बराबर थी। ना तो कोई जख्मी हो रहा था और ना ही कोई दूसरे पर हावी हो रहा था। रणदीप, जिसके पास संख्या क्रमांक 8 वाला टोकन था, वह इस मुकाबले को बड़ी ही गंभीरता के साथ देख रहा था। मेघा से अगर उसे मुकाबला करना होता तो उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता, पर अब अन्वी को मुकाबला करते देख उसके मन में एक डर उत्पन्न हो गया था। अन्वी उससे उम्र में काफी छोटी थी, फिर भी ताकत में लगभग उनके बराबर पहुंच गई थी। ऐसी स्थिति में अगर वह अन्वी से मुकाबला करके उसे हरा भी देता है तो भी उसे क्या मिलेगा? यह तो कुछ ऐसा ही होगा कि एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी छोटे बच्चे को डराकर भाग रहा है और सभी के सामने ऐसा जाहिर कर रहा है जैसे उसने एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया है। अब समझ में आया कि इसकी शक्ति इतनी अलग क्यों लग रही है। अचानक से सूर्यवीर ने किसी बात पर गौर किया और एक आश्चर्य से भरे स्वर में अपने आप से कहा, क्या हुआ गुरुदेव? क्या आपने कुछ महसूस किया? अपने मास्टर को आश्चर्य में देख शलभ ने पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह लड़की अन्वी, इसके शरीर में अग्नि तत्व प्रधान मात्रा में है, जो इसकी शक्ति में इतनी तेजी से वृद्धि कर रहा है, सूर्यवीर ने जवाब दिया। क्या कहीं आप यह तो नहीं कहना चाहते कि यह लड़की भी बिल्कुल बड़े भाई के जैसी है? शलभ ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। हां, मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूं। यह लड़की कुछ कुछ तुम्हारे बड़े भाई के जैसे ही है। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे बड़े भाई के शरीर में बिजली के तत्व की प्रधानता अधिक है और इसके शरीर में अग्नि के तत्व की प्रधानता अधिक है, सूर्यवीर ने कहा। यह सुनकर शलभ और भी ज्यादा चौंक पड़ा और बड़े ही अजीब तरीके से अन्वी को देखने लगा। जिस बड़े भाई की इस समय वह दोनों बात कर रहे थे, उन्हीं के पंथ का एक शिष्य था, और क्योंकि वह शलभ से पहले उनके पंथ में आया था तो शलभ उसे बड़ा भाई ही कहकर संबोधित करता था। जब तक दोनों गुरु शिष्य के बीच बात हो रही थी, तब तक अखाड़े में अन्वी मेघा को पराजित कर चुकी थी। अब क्योंकि अन्वी के पास पहले से ही बड़ी संख्या का टोकन था, तो उसे मेघा का टोकन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उसके मुकाबले के बाद अब अखाड़े में टोकन क्रमांक 8 वाला योद्धा उत्तर, जो कि रणदीप था। रणदीप अब सिर्फ 2 लोगों को चुनौती दे सकता था, या तो शौर्य को या फिर मेघा को, और क्योंकि मेघा ने अभी ही मुकाबला किया था तो अब प्रतिद्वंदी के रूप में यहां पर सिर्फ शौर्य ही बच गया था। अब यह बात तो शौर्य भी जानता था कि उसे यह स्थान उसकी किस्मत की वजह से मिला है, न कि अपनी क्षमता की वजह से। और शीर्ष 10 स्थान पर पहले से जो योद्धा है वह सभी अपनी क्षमता के बल पर यहां पर पहुंचे हैं, यानी कि अगर वह रणदीप के साथ मुकाबला कर भी लेता है तो भी उसके जीतने की उम्मीद बहुत कम थी। इसी वजह से उसने बिना मुकाबला किए यही अपनी हार स्वीकार कर ली। बिना लड़े ही रणदीप यह मुकाबला जीत गया। अब बारी थी टोकन संख्या 9 वाले योद्धा की, जो कि फिर से मेघा ही थी। टोकन संख्या 10 वाले योद्धा, इस मुकाबले के शीर्ष 10 स्थानों में सबसे निचले स्थान पर तुम हो। अगर तुम चाहो तो अपने इसी स्थान पर कायम रह सकते हो। तुम्हें मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजशेखर ने शौर्य से पूछा। इसका कारण यह था कि शौर्य सबसे आखिरी स्थान पर था और सबसे कमजोर भी था। ऐसे में उसके साथ किसी का मुकाबला करना तो बस समय की बर्बादी ही थी। मुझे स्वीकार है, शौर्य ने बिना सोचे जवाब दिया। इसके लिए उसे सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह तो उसे भी पता था कि वह सबसे कमजोर है। तो ठीक है, अब जब तुम पहले से ही यह तय कर चुके हो तो तुम्हें सीधा ही 10वां स्थान दे दिया जाता है। अब हम सिर्फ बाकी के 9 स्थानों के लिए मुकाबला जारी रखेंगे, लेकिन हां, अगर कोई और भी चाहे तो निचले स्थान अपने लिए रख सकता है। इससे मुकाबला और भी जल्दी पूरा होगा, राजशेखर ने कहा। राजशेखर ने अपने यह शब्द मेघा के लिए कहे थे, क्योंकि उसके पास टोकन संख्या 9 थी। अगर वह चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लेती है तो 9वां स्थान उसका होने वाला था। लेकिन मेघा के दिमाग में क्या चल रहा था,
कुछ भी स्पष्ट नहीं था। वह 9वें स्थान पर नहीं रहना चाहती थी। उसे 8वां स्थान चाहिए था, जो कि रणदीप के पास था। इसके अलावा वह आकर्ष और वीणापति से भी काफी ज्यादा असंतुष्ट थी। उसका सोचना था कि दोनों उससे कमजोर है और उनकी ताकत वास्तविक नहीं है। वैसे वीणापति ने तो अपूर्व मंडल के 6ठे स्तर तक की ताकत प्रतिशत की थी, पर मेघा को लग रहा था कि वीणापति ने यह बस दिखावे के लिए किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अन्वी से हार स्वीकार क्यों करता। इधर शौर्य के हट जाने के बाद अब बाकी के 9 स्थानों के लिए मुकाबले फिर से शुरू हुए। अब बारी फिर से आकर्ष की आ चुकी थी। एक बार फिर से वह अखाड़े में आया और अपने लिए प्रतिद्वंदी देखने लगा। थोड़ा सोचने के बाद उसने मेघा को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना। आकर्ष सिंघानिया, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने मुझे चुनौती देकर कितनी बड़ी गलती की है। मेघा ने एक आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। मैं भी इंतजार करूंगा। आकर्ष ने बिना किसी भाव के जवाब दिया और लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। ये देखकर कि आकर्ष उसे हल्के में ले रहा है, मेघा गुस्सा हो गई, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती भी थी। गुस्सा फायदा पहुंचा सकता था, पर केवल तभी जब उसे नियंत्रण में रखकर उसकी सारी ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। पर अगर गुस्से को सिर्फ अपने आप को उग्र दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वह गुस्सा दुश्मन को क्षति पहुंचाने से पहले गुस्सा करने वाले को ही क्षति पहुंचा देता है। मेघा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से में वह यह बात पूरी तरह से भूल गई कि उसे आकर्ष को कमजोर बनाना है, न कि खुद को। गुस्सा सोचने समझने की क्षमता को भी काफी कमजोर कर देता है, और यही तो आकर्ष चाहता था। अपनी उग्रता दिखाते हुए मेघा आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी, और ठीक उसी समय पर आकर्ष ने भी अपनी आत्मिक युद्ध कला का इस्तेमाल करके चारों तरफ एक आयाम का निर्माण कर दिया। आयाम का निर्माण हो जाने के बाद अब आकर्ष को अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देने की कोई भी जरूरत नहीं थी, तो वह बिल्कुल शांत अवस्था में अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। इधर जब बाकी योद्धाओं ने देखा कि आकर्ष कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो सभी उलझन में पड़ गए। कुछ को तो यह भी लगने लगा कि शायद आकर्ष वाकई कमजोर है, इस वजह से डर के मारे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। मेघा की तलवार आकर्ष के काफी करीब पहुंच चुकी थी, पर आखिरी समय पर जैसे ही तलवार आकर्ष को स्पर्श करने वाली थी, अचानक से मेघा ने अपनी दिशा ही बदल दी। नए योद्धाओं में इस बार शलभ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानता था कि आकर्ष के पास शैतानी युद्ध कला है। गुरुदेव, इसी शैतानी युद्ध कला का इस्तेमाल करके आकर्ष ने कई सालों पहले मुझे और बाकी सभी योद्धाओं को हराया था, शलभ ने अपने मास्टर सूर्यवीर से कहा। सूर्यवीर ने जब यह सुना तो उनके चेहरे के भाव थोड़े से गंभीर हो गए। शैतानी युद्ध कला, इसको लेकर वह उलझन में थे। शैतानी युद्ध कला जैसा कुछ नहीं होता शलभ। इस दुनिया में बहुत सी प्रकार की युद्ध कलाएं हैं, पर शैतानी युद्ध कला जैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी जिस योग्यता का आकर्ष इस्तेमाल कर रहा है वह उसकी आत्मिक युद्ध कला है, जिसे सिर्फ उच्च आध्यात्मिक शक्ति वाले योद्धा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अभी के समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह ऐसी युद्ध कला इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। सिर्फ अनंत मंडल के योद्धा ही इस प्रकार की युद्ध कलाएं इस्तेमाल कर पाते हैं, पर यह अनंत मंडल का योद्धा नहीं है। तो सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि यह एक उत्तरी है और इसकी यह योग्यता इसकी जन्मजात योग्यता है, सूर्यवीर ने कहा। उनकी बात सुनकर अब शलभ उलझन में पड़ गया। इधर अखाड़े में शुरू से लेकर अंत तक आकर्ष अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। ना तो उसने कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही कोई प्रहार किया। कुछ देर तक उसने मेघा को अपने हिसाब से ही प्रहार करने दिए। जब उसका यह तमाशा देखकर मन भर गया तो वह अपनी जगह से आगे बढ़ा और धीरे से अपनी एक उंगली से मेघा के सिर पर प्रहार किया। अचानक हुआ हमला सबसे ज्यादा घातक होता है। तो जैसे ही आकर्ष ने हल्का प्रहार किया, मेघा एक ही झटके में उड़ते हुए दूर जा गिरी। अब अगर पहले से पता होता तो वह अपने आप को सतर्क रखती, पर क्योंकि वह आयाम में थी, इस वजह से वह बाहर की स्थिति का अंदाजा भी नहीं लगा पा रही थी। जब वह दूर जाकर गिरी और आयाम से बाहर निकली, केवल तब जाकर उसे होश आया
और यह भी समझ में आया कि वह मुकाबला हार चुकी है। पर अभी भी उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह हार कैसे गई थी। जहां तक उसे याद था तो वह तो आकर्ष को बराबर की टक्कर दे रही थी और आकर्ष उसके सामने कमजोर भी पड़ चुका था। मैं हार गई? मेघा ने एक आश्चर्य से भरे स्वर में अपने आप से पूछा। वह इस बात के लिए अपना गुस्सा जाहिर करने वाली ही थी कि तभी उसे अपने देश के प्रतिनिधि के द्वारा एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया। केवल अब जाकर उसे पता चला था कि अभी थोड़ी देर पहले उसने क्या कुछ किया था। सभी के सामने उसने आकर्ष पर प्रहार न करके हवा में प्रहार किए थे, जिस कारण सभी को ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो चुकी है। अब जब वह आकर्ष को देख रही थी तो उसकी आंखों में सिर्फ डर का भाव था। कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? किसी के सोचने समझने की क्षमता और उसकी आंखों के सामने के दृश्य को ही इस तरह से बदल देना कि व्यक्ति चाहकर भी वास्तविकता को समझ ना पाए। क्या ऐसा संभव भी था? वह इस पर विश्वास तो नहीं करना चाहती थी, पर अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसे वह झुठला भी नहीं सकती थी। पहले तो उसे यह भी लगा कि हो सकता है आकर्ष ने किसी मंत्र अभिलेख का इस्तेमाल किया होगा, पर फिर उसे याद आया कि उसे तो कहीं पर ऊर्जा में परिवर्तन भी महसूस नहीं हुआ था। अगर उसने मंत्र अभिलेख इस्तेमाल किया होता तो कम से कम यह परिवर्तन तो उसे महसूस हुआ होता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि यह उसकी योग्यता हो? मेघा ने अपने आप से पूछा। वह जितना इस बारे में सोच रही थी उसका डर उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें ही संख्या क्रमांक 1 वाला टोकन प्राप्त क्यों हुआ है। थोड़ा सोचने के बाद मेघा ने एक गहरी सांस थी और हल्की सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए आकर्ष से कहा। दरअसल मेघा ने जब दोबारा से इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि आकर्ष ने उस पर गंभीर प्रहार नहीं किया था, बल्कि काफी हल्का प्रहार किया था। तो उसे लगा कि शायद आकर्ष उसकी परवाह कर रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि आकर्ष ने उसके शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उसके चेहरे के भाव में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है, तो उसे निराशा महसूस हुई। मन ही मन मेघा को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा है। पहली बार मेघा ने अपनी तरफ से किसी के साथ इस तरह से बात करने की कोशिश की थी, वह भी अपनी तरफ से पूरी सौम्यता दिखाते हुए। पर सामने वाले ने उसे इस तरह से नजरअंदाज किया था जैसे उसका अस्तित्व सामने वाले के लिए कोई भी महत्व नहीं रखता है। मुकाबला खत्म होने के बाद आकर्ष वापस से अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। अब जब मेघा ने देखा कि आकर्ष अन्वी के साथ है तो उसकी निराशा काफी हद तक कम हो गई। ना चाहते हुए उसे यह बात तो स्वीकार करनी पड़ी थी कि अन्वी उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, उसने आकर्ष की आंखों में अन्वी के लिए सौम्यता देखी थी, पर एक लड़की होने के कारण उसने यह भी महसूस किया था कि आकर्ष किसी कारण से अन्वी के साथ उतना खुला स्वभाव नहीं दिखा रहा है। जब अन्वी जैसी लड़की भी इसके मनोबल को तोड़ नहीं पाई है तो यह मेरी जैसी लड़की पर ध्यान क्यों देगा? मेघा ने एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ अपने आप से कहा। इधर आकर्ष के इस मुकाबले के बाद अब बारी थी टोकन संख्या 2 वाले योद्धा की। ये टोकन अब अन्वी के पास आ चुका था। अखाड़े में आने के बाद अन्वी ने अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में रणदीप को चुना। वैसे तो रणदीप काफी शक्तिशाली था, मगर यह जानने के बाद कि अन्वी के पास अग्नि की शक्ति है, वह भी मध्यवर्ती चरण के चौथे स्तर की, रणदीप ने बिना मुकाबला किए ही अपनी हार स्वीकार कर ली। अब इसके बाद हीरक की बारी आई, जिसके पास संख्या क्रमांक 3 वाला टोकन था। उसे जीत हासिल हुई। उसके बाद रेयांश अखाड़े में उतरा, जिसके पास संख्या क्रमांक 4 वाला टोकन था। उसे भी जीत हासिल हुई। कुछ ही देर में कर्ण की बारी आ गई, जिसके पास संख्या क्रमांक 767 वाला टोकन था। उसे भी जीत हासिल हुई। 6 वाला टोकन था और उसने मेघा को चुनौती दी। यह मुकाबला कर्ण ने जीता। फिर टोकन संख्या 7 वाले योद्धा की बारी आई, जो कि अब वीणापति के पास था। वीणापति इससे पहले 2 बार हार मान चुका था, इस वजह से अब की बार जैसे ही उसने अखाड़े में प्रवेश किया तो लोग उस पर हंसने लगे। लोगों के इतने मजाक सुनने के बाद वीणापति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तब उसे सभी के सामने अपनी ताकत प्रदर्शित करने की जरूरत थी, इसलिए उसने प्रतिद्वंदी भी उसी हिसाब से चुना।
उसने रणदीप को चुना जिसके पास संख्या 8 वाला टोकन था। रणदीप जैसे ही मुकाबला करने के लिए अखाड़े में आया, वीणापति के ललाट पर एक बार फिर से काले रंग की ज्वाला प्रकट हो गई और उसकी ताकत निरंतर बढ़ने लगी। उसके सिर के ऊपर 80 पौराणिक जीवों की परछाइयां नजर आने लगीं, जो इस ओर इशारा कर रही थी कि वीणापति फिर से अपूर्व मंडल के 6ठे स्तर में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वीणापति ने अपनी पूरी ताकत से रणदीप पर प्रहार किया। एक ही प्रहार में रणदीप घायल हो गया और उड़ते हुए दूर जा गिरा। 2 से 3 बार खून की उल्टियां करने के बाद रणदीप वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जिस देश से रणदीप था, उस देश के प्रतिनिधि भागते हुए आगे आए और बेहोश रणदीप को अखाड़े से बाहर लेकर गए। पता नहीं वीणापति ने किस तरह से रणदीप को घायल किया था, पर तीसरे स्तर की जीवन रक्षक गोली भी उसके जख्मों को भर नहीं पा रही थी। जहां जहां रणदीप को जख्म लगे थे, वहां से काला धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रणदीप के शरीर में जहर प्रवेश कर गया है। रणदीप इतना घायल हो चुका था कि अब आगे युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए 9वां स्थान रणदीप को मिल गया। वहीं मेघा को 8वां स्थान मिला। मेघा इस समय जख्मी नहीं हुई थी, तो अगर वह रणदीप को चुनौती दे भी देती है, तो भी रणदीप के जीतने की उम्मीद ना के बराबर थी। रणदीप के देश के प्रतिनिधियों को भी इससे कोई तकलीफ नहीं थी। उनके लिए तो इतना ही पर्याप्त था कि रणदीप ने कम से कम शीर्ष 10 स्थानों में अपनी जगह बनाई है। अब चिंता मेघा को होने लगी थी, क्योंकि पीछे जितने भी योद्धा बच गए थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह सीधे हरा सकती थी। काफी सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि अब वह आगे मुकाबला नहीं करेगी। उपअधिपति, मैं 8वें स्थान पर ही संतुष्ट हूं। मुझे इससे आगे मुकाबला नहीं करना, मेघा ने एक तेज आवाज में राजशेखर से कहा। राजशेखर ने भी इससे कोई आपत्ति नहीं जताई और उसकी बात मान ली। इस तरह आखिरी के 3 स्थान निर्धारित हो गए। 10वां स्थान शौर्य को मिला, 9वां स्थान रणदीप को और 8वां स्थान मेघा को। अब बारी थी बाकी के 7 स्थानों के मुकाबले की। आकर्ष एक बार फिर अखाड़े की तरफ जाने के लिए रवाना हुआ। सबसे पहली बारी उसी की थी, पर तभी कर्ण ने उसे रोक लिया और राजशेखर की तरफ देखते हुए कहा, आकर्ष ने इस बार मुझे चुनौती दी है और मैं बिना मुकाबले के ही अपनी हार स्वीकार करना चाहता हूं। राजशेखर ने अब की बार भी कोई आपत्ति नहीं जताई, पर आकर्ष को थोड़ा अजीब लगा। उसने कर्ण से पूछा, इतनी जल्दी क्या थी? मुझे मुकाबला तो करने देते। यह सुनकर कर्ण पहले तो हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, तुम्हें मुकाबला करने से किसने रोका है? तुम मुकाबला कर सकते हो, पर पहले तुम्हारे लिए प्रतिद्वंदी तो आने दो। अभी के समय 7 स्थान शेष बचे हैं, जिनमें से मैं, अन्वी और वीणापति तुम्हारे साथ मुकाबला करेंगे नहीं। अगर मुकाबला हो भी गया तो भी उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि परिणाम पहले से पता है। तो अब तुम्हें इन तीनों पर ध्यान देना है। इन्हें आगे आने दो और अच्छे स्थान हासिल करने दो। फिर जब तुम इनसे मुकाबला करोगे तो हमें अच्छे स्थान प्राप्त होंगे। कर्ण की यह बात काफी हद तक आकर्ष को भी सही लगी। जिन तीनों की वह बात कर रहा था, वह कोई और नहीं बल्कि हीरक, रेयांश और निर्मल थे। यह तीनों ही अपूर्व मंडल के 4थे स्तर के योद्धा थे। अगर आकर्ष इन्हें चुनौती नहीं देगा, तो इन तीनों को आपस में मुकाबला करना होगा, जिससे कर्ण और अन्वी को फायदा होने वाला था। जब आकर्ष के मुकाबला जीतने पर अगली बारी अन्वी की आई, उसने कर्ण को चुनौती दी और फिर खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ली। कर्ण ताकत के मामले में अन्वी से थोड़ा शक्तिशाली था। इस तरह अब कर्ण के पास संख्या क्रमांक 2 वाला टोकन आ चुका था। वहीं अन्वी के पास संख्या क्रमांक 6ठा वाला टोकन था। उनके आपसी मुकाबले के बाद अब टोकन संख्या 3, 4 और 5 के योद्धाओं का मुकाबला हुआ। तीनों ने ही कर्ण को निशाना बनाया। इस तरह हीरक को संख्या क्रमांक 2 वाला टोकन प्राप्त हो गया, और जब उसका टोकन कर्ण के पास पहुंचा तो कर्ण को चुनौती दी रेयांश ने। फिर से एक हार, और अब रेयांश के पास संख्या क्रमांक 3 वाला टोकन आ गया। कर्ण के पास संख्या क्रमांक 4 वाला टोकन में आया, जिसके हार मान लेने के बाद निर्मल को संख्या क्रमांक 4 वाला टोकन प्राप्त हो गया। वही कर्ण को मिला संख्या क्रमांक 5 वाला टोकन।
संख्या क्रमांक 6 वाला टोकन अन्वी के पास था और संख्या क्रमांक 7 वाला टोकन वीणापति के पास। पर यह अभी तक निश्चित स्थान नहीं थे। अभी भी कई योद्धाओं के आपसी मुकाबला बाकी थे और सभी के मुकाबले खत्म होने के बाद ही तय होने वाला था कि किसे कौन सा स्थान मिलने वाला है। एक बार फिर से आकर्ष की बारी आ चुकी थी और इस बार उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में निर्मल को चुना। दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ और अपनी आत्मिक युद्ध कला की मदद से एक बार फिर आकर्ष ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बिना लड़े ही हरा दिया। जब मुकाबले का परिणाम निर्मल को पता चला तो उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब से ही हो गए। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि सामने वाले ने बिना उससे लड़े ही उसे हरा दिया है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। अगर कोई और होता तो इस हार के बाद फिर से मुकाबला करने की बात करता या फिर बदला लेने का कहता। पर निर्मल सीधा आकर्ष के सामने बैठ गया और एक ईमानदारी से भरे स्वर में बोला, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। कृपया करके मुझे भी अपनी यह योग्यता सिखाएं। निर्मल के इस कदम ने सभी को चौंका कर रख दिया। इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि आकर्ष की वह योग्यता वाकई काफी विशेष थी, मगर इसके लिए उसका शिष्य बनना यह थोड़ा अजीब था। मुझे कोई रुचि नहीं है, आकर्ष ने साफ और स्पष्ट शब्दों में मन कर दिया। इसके बाद उसने एक बार के लिए भी निर्मल की तरफ नहीं देखा और अखाड़े से बाहर निकलकर वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। पर निर्मल भी इतनी आसानी से कहां उसका पीछा छोड़ने वाला था। वह भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसके पास आ गए और फिर से उससे निवेदन करने लगा कि उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। मास्टर, मैंने तय किया कि अब से मैं आपके साथ ही रहूंगा। जब तक मैं आपकी यह योग्यता नहीं सीख लेता तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला, निर्मल ने एक गंभीर स्वर में कहा। अब यह सुनकर आकर्ष और उसके आसपास खड़े उसके बाकी सभी साथी बड़े ही अजीब तरीके से निर्मल को घूरने लगे। स्पष्ट था कि उन्हें भी अब यह लग रहा था कि निर्मल का व्यवहार अब कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुका है। निर्मल। ठीक इसी समय पर निर्मल के देश का प्रतिनिधि आगे आया और उसने निर्मल को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन निर्मल अपनी जगह से हिलने को भी तैयार नहीं था। बार बार वह बस एक ही वाक्य बोल रहा था कि मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक मैं आकर्ष से उसकी योग्यता नहीं सीख लेता तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर आखिर में निर्मल था तो एक नई पीढ़ी का योद्धा। पुरानी पीढ़ी के योद्धा का सामना वह कैसे कर सकता था। उसके देश के प्रतिनिधि ने उसे कंधे से पकड़ा और जबरदस्ती खींचते हुए दूर ले जाने लगा। मुझे क्या लगता है आकर्ष कि तुम्हें इसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ही लेना चाहिए। वह तुमसे तुम्हारी योग्यता सीखना चाहता है, अब इसमें तो कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी इसी बहाने तुम्हें भी एक साथी मिल जाएगा। शौर्य ने आकर्ष से कहा, पर मुझे शिष्य की कोई जरूरत नहीं है। मेरी योग्यता मैं किसी और को क्यों सिखाऊं। सामने वाले के पास सीखने के अवसर होंगे तो वह सीख लेगा। और आप ही बताओ, इस तरह से कौन शिष्य बनने का प्रस्ताव रखता है। आकर्ष ने जवाब दिया। पर मुझे वो सही लग रहा है, शौर्य ने कहा। अगर ऐसी बात है तो आप ही इसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। आकर्ष ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करना नहीं चाहता। मैं भी उसको शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, मगर समस्या यह है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं उसे सिखा सकता हूं। और दूसरी बात, यहां पर जितने भी योद्धा आए हैं उनमें से सिर्फ तुम ही अकेले ऐसे हो जो उसे कुछ सिखा सकते हो। बाकी सबके पास तो अधिक से अधिक युद्ध कलाएं हैं। ये सब तो वह कहीं से भी सीख सकता है, शौर्य ने जवाब दिया। इस छोटे से वार्तालाप के बाद आकर्ष ने अपना ध्यान एक बार फिर से अखाड़े की तरफ केंद्रित कर दिया, पर तभी उसे आंतरिक ऊर्जा के द्वारा एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश त्रयोदश ने भेजा था। आकर्ष, तुमने अभी जिस योग्यता का इस्तेमाल किया, क्या वह तुम्हारी जन्मजात योग्यता है? क्या तुम एक उत्तरदायी हो? देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह सवाल भी उत्तरदायी से ही संबंधित था। आकर्ष ने जब यह सवाल सुन तो उसने तुरंत लक्ष्य की यादों में इसके बारे में खोजना शुरू किया कि आखिर उत्तरी होता क्या है। अगर एक रहस्य छुपाने के लिए उत्तरी बनना पड़ रहा है तो यह इतना भी बुरा नहीं है। कम से कम इससे दूसरों के सामने यह रहस्य तो उजागर नहीं होगा कि मेरे पास आत्मिक युद्ध कला है।
यहाँ के लोग तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, पर अगर विदेशी क्षेत्र में यह बात फैल गई तो काफी लोग मुझे अपना निशाना बनाएंगे। तो इस खतरे से बचने के लिए बेहतर यही है कि मैं भी इस झूठ में शामिल हो जाऊं। आकर्ष ने कुछ देर तक मन ही मन सोचा और फिर त्रयोदश से पूछा, आपको उत्पूर्वियों के बारे में कैसे पता? उसने सवाल इस लहजे में पूछा था जिससे कि त्रयोदश को भी यही लगे कि आकर्ष वाकई एक उत्पूर्वी ही है। इसी बीच सूर्यवीर के मन में भी आकर्ष को लेकर ही बातें चल रही थीं। कुछ देर तक गहराई से सोचने के बाद उन्होंने शलभ से पूछा, तुम इस आकर्ष के बारे में कितना जानते हो और क्या तुम्हें पता है कि यह कहां से या किस परिवार से आया है? मैंने कभी इस बारे में विस्तार से जानने की कोशिश नहीं की, पर जब अवंती साम्राज्य में प्रतियोगिता रखी गई थी उस समय यह आकर्ष काफी प्रसिद्ध हो गया था। उस समय हमने थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश की। हमें सिर्फ इतना पता चला कि यह किसी सिंघानिया परिवार का सदस्य है जो काफी सामान्य परिवार है। रही बात इसकी तो यह भी काफी सामान्य ही था। शुरू से लेकर अंत तक इसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं था जिसकी वजह से हम इस पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे। पर फिर इसकी शैतानी युद्ध कला को लेकर अफवाहें उड़ने लगीं। पहले तो मैंने भी इस पर विश्वास नहीं किया, पर जब मेरा इससे सामना हुआ तब पता चला कि यह जितना साधारण दिखता है उससे कई ज्यादा असाधारण है, शलभ ने जवाब दिया। यह सुनकर सूर्यवीर एक बार फिर से गहरी सोच में डूब गए। एक योद्धा जो अभी तक 30 वर्ष का भी नहीं हुआ है, उसने सिर्फ अपनी खुद की क्षमता के बल पर अपूर्व मंडल में प्रवेश कर लिया है। अब ऐसा योद्धा साधारण तो नहीं हो सकता था। साफ पता चल रहा था कि आकर्ष के साथ कई रहस्य जुड़े हैं, लेकिन अफसोस उनमें से एक के बारे में भी उन्हें पता नहीं चला था। इधर सन्यासियों के मन में भी यही सवाल चल रहे थे। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह आकर्ष एक उत्पूर्वी है? अर्कतेज ने अर्कसिद्ध से पूछा। इसके अलावा मुझे और कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है जिस वजह से ऐसा हो सकता है। इस प्रकार की युद्ध कलाएं अनंत मंडल के योद्धा इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर उससे पहले कोई योद्धा ऐसा कर पा रहा है तो इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि या तो वह अय्यार है या फिर वह उत्तर दिशा है। पर अय्यार बनने के लिए भी न्यास मंडल में प्रवेश करना पड़ता है, जबकि आकर्ष अभी तक अपूर्व मंडल में ही है। ऐसे में संभावना सिर्फ उत्पूर्वी की ही बच रही है, अर्कसिद्ध ने जवाब दिया। इधर अखाड़े में आकर्ष के मुकाबले के बाद अब हीरक की बारी आई। उसने रेयांश को अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में चुना। दोनों के बीच भीषण मुकाबला हुआ। ताकत में दोनों बराबर थे, इस कारण से परिणाम काफी देरी से आया, पर आखिर में किसी तरह से हीरक यह मुकाबला जीत ही गया। पर सब कुछ जितना साधारण दिख रहा था, वास्तविकता में उतना साधारण था नहीं। हीरक को मुकाबला करता देख आकर्ष को एक पल के लिए उस पर संदेह हुआ। अगर उसका सोचना गलत नहीं था तो हीरक एक मंत्रकार होना चाहिए था। अब इस बात में सच्चाई कितनी थी यह तो मुकाबले के बाद ही पता चल सकता था, जब हीरक वास्तविकता में अपनी यह क्षमता इस्तेमाल करें। अब इसके बाद अगली बारी आई निर्मल की, जिसने वीणापति को चुनौती दी और परिणाम बिल्कुल स्पष्ट था। वीणापति वह मुकाबला जीत गया। कुछ देर में आकर्ष की दोबारा से बारी आ गई। इस बार उसने रेयांश को चुनौती दी और अपनी आत्मिक युद्ध कला का इस्तेमाल करके काफी आसानी से उसे हरा दिया। इस मुकाबले के बाद फिर से हीरक की बारी आई। इस बार उसने निर्मल को मुकाबले की चुनौती दी। इस बार वाले मुकाबले में भी निर्मल को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन निर्मल को इससे कोई ज्यादा आघात नहीं हुआ। हारने के बाद भी उसके मन में सिर्फ यही बात चल रही थी कि एक बार जब वह अपने मास्टर से उनकी योग्यता सीख लेगा तब वह इन दोनों को अच्छे से सबक सिखाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से आकर्ष ने कभी उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। इस मुकाबले के बाद कुछ अजीब हुआ। अब पता नहीं यह राजशेखर की सोची समझी साजिश थी या फिर संयोग था, पर आगे के 3 मुकाबलों में हीरक, रेयांश और निर्मल तीनों ने बारी बारी से वीणापति से मुकाबला किया। हर बार वीणापति ने अपनी काले रंग की ज्वाला की मदद से अपने प्रतिद्वंदियों को दबाने की कोशिश की। निर्मल और रेयांश के समय उसे सफलता मिल गई, पर जब उसका सामना हीरक से हुआ तो उसे अब भी थोड़ी मुश्किल हुई।
पर आखिर में किसी तरह से उसने हीरक को भी हरा दिया और संख्या क्रमांक 2 वाला टोकन हासिल कर लिया। अब अभी तक के जितने भी मुकाबले हुए थे उसमें सिर्फ एक मुकाबला होना बाकी रहा था, जिसमें हीरक और आकर्ष ने एक दूसरे से मुकाबला नहीं किया था। वर्तमान की स्थानों की स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। संख्या क्रमांक 1 वाला टोकन आकर्ष के पास था। संख्या क्रमांक 2 वाला टोकन वीणापति के पास था। संख्या क्रमांक 3 वाला टोकन हीरक के पास था। संख्या क्रमांक 4 वाला टोकन रेयांश के पास था। संख्या क्रमांक 5 वाला टोकन निर्मल के पास था। संख्या क्रमांक 6 वाला टोकन कर्ण के पास था। संख्या क्रमांक 7 वाला टोकन अन्वी के पास था। संख्या क्रमांक 8 वाला टोकन मेघा के पास था। संख्या क्रमांक 9 वाला टोकन रणदीप के पास था। और सबसे आखिर में संख्या क्रमांक 10 वाला टोकन शौर्य के पास था। अब जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी उसके साथ काफी पहले ही आकर्ष और हीरक का आपसी मुकाबला हो जाना चाहिए था, पर राजशेखर ने व्यवस्था ही कुछ ऐसी की थी कि अभी तक दोनों के बीच मुकाबला नहीं हुआ था। अब राजशेखर ने ऐसा किया क्यों था, इसका जवाब तो आकर्ष के पास भी नहीं था, पर एक हल्का अनुमान वह लगा पा रहा था। अगर उसका अनुमान गलत नहीं था तो हीरक एक मंत्रकार होना चाहिए था, जिसे राजशेखर ने अपने हुक्म के इक्के के रूप में संभाल कर रखा था। शायद से वह सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि आखिरी समय पर आकर्ष को तोड़ सके। आकर्ष, मुझे लगता है कि इस आखिरी वाले मुकाबले में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। हीरक तुमसे बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। जरूर उसके पास तुम्हें हराने का कोई तरीका तो है। अन्वी ने एक चिंता से भरे स्वर में कहा और आकर्ष को सतर्क करने की कोशिश की। अब तैयारी चाहे कैसे भी क्यों ना की गई हो, मुकाबला तो करना था। तो आकर्ष अखाड़े में आया और मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। हीरक पहले से ही अखाड़े में आकर्ष का इंतजार कर रहा था। आकर्ष सिंघानिया, अभी तक हम दोनों का मुकाबला नहीं हुआ है, पर मैं अभी भी तुम्हें एक अवसर देता हूं। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो इस मुकाबले का पहला स्थान तुम्हारा हो जाएगा। यह तुम्हारे पास आखिरी मौका होने वाला है, तो इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। हीरक ने एक गंभीर स्वर में आकर्ष से कहा। उसकी आंखें शांत थीं, मगर वह देख ऐसे रहा था जैसे उसे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और कुछ भी उसकी नजरों से छुपा हुआ नहीं है। आकर्ष ने जब उसकी बात सुनी तो इसका अनुमान और पक्का हो गया। पहले तो उसे सिर्फ संदेह था, पर अब उसके मंत्रकार होने की संभावना कई गुना तक बढ़ चुकी थी। तुमने इतना सब कुछ मुझसे कहा है, तो तुम्हें अपनी जीत पर कुछ ज्यादा ही विश्वास होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम एक मंत्रकार हो, है ना? हीरक के सवाल का जवाब देने की बजाय आकर्ष ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर वापस उसी से सवाल किया। सब देखना यह था कि हीरक क्या जवाब देता है। हेलो दोस्तों, आज का चैप्टर ही समाप्त होता है और हाँ, आगे से जितने भी चैप्टर हैं रिबन एम्परर के, वह इसी चैनल पर आएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हर रोज इसी चैनल पर रिबन एम्परर के एपिसोड आएंगे। तब मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।